एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं कि 4th सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी हैं। सो टारगेट डीएलएड और बीएड एक इकलौता ऐसा चैनल है जिसने फर्स्टली आप सभी को डीएलएड 4th सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। सो ये है आप सभी का सब्जेक्ट शांति शिक्षा एवं सतत विकास। ये है आप सभी की सेकेंड क्लास, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है गाइस शांति शिक्षा की अवधारणाओं के बारे में, शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता क्यों हुई थी, हमने ये सारी डिटेल्स में शांति कौशल शांति अभिवृत्तियां के बारे में। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी सेकंड वीडियो, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले। देखिए, मेरा कोई आदत नहीं है या कि मैं आप सभी का टाइम वेस्ट करूँ आपको 50-50 वीडियोस प्रोवाइड करके, नहीं, आपको एक चैप्टर एक ही वीडियो में मिलेगा। सो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास, व्यक्तित्व का स्वरूप, विकास और निर्धारण, आदत एवं स्वभाव, जागरूकता, व्यक्तित्व विकास में वातावरण का प्रभाव क्यों है, और व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण, खुलापन, चैतन्यता, सही मूर्खता, सही मति जन्यता, ठीक है, और ये है सियानु विकृति, व्यक्तित्व की सामाजिक और शांति। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले। जितनी छोटी वीडियो हो सकेगी मैं कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छी लगती तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। तो इस फर्स्टली जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास, ठीक है। थोड़ी सी डिस्कस, अगर थोड़ी सी आपको डेफिनेशन के बारे में बताऊं तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। व्यक्तित्व एक सामाजिक प्राणी भी है और समाज की इकाई भी है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वह समाज में रहता है, अतः समाज ही की संरचना का और समाज के लोगों का उस पर या उसके व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को कोई इशू। जन्म के तुरंत बाद शिशु न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक। अब थोड़ी सी डिटेल में जान लेते हैं, ब्रॉड नहीं समझेंगे, सारा छोटा छोटा आप सभी को डिटेल्स में समझाऊंगी। मेन पॉइंट है वो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। फर्स्टली इसमें है, स्पष्ट है कि व्यक्तित्व के सामाजिक विकास से तात्पर्य, यानी कि आप पढ़ते रहिए, उस प्रक्रिया पक्ष से है जिसके द्वारा व्यक्तित्व अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों पर नियंत्रण करता है। यानी कि आपकी जो भी होती है ना कि हमारी इस चीज़ में रुचि है या हमें ये पसंद है, तो उस पर नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है। दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है, ठीक है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य, सहयोगी, उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन जाता है। घर, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विद्यालय, समुदाय, जनसंचार साधन तथा राजनीतिक व सामाजिक संस्थाएं बालक के सामाजिक विकास में, सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि अदा करती है। सो अगर आप सभी से पूछा जाए कि व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए, तो आपको जो मैंने बताया है आपको वही लिखना है, ठीक है। गाइस, अब हम बात करने वाले हैं व्यक्तित्व का अर्थ एवं स्वरूप, ठीक है। अगर सामान्य अर्थों में व्यक्तित्व से तात्पर्य शारीरिक गठन, रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत के ढंग तथा कार्य व्यवहार जैसे विभिन्न गुणों के समायोजन से लगाया जाता है। व्यक्तित्व शब्द के अंग्रेजी पर्याय पर्सनैलिटी का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति के बाह्य गुणों या बाह्य आचरण को इंगित करता है। यानी कि पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से है, जिसका अर्थ है नकाब, मुखौटा है। सो अगर मैं अपने थोड़े से वर्ड्स में आप सभी को समझाना चाहूँ तो व्यक्तित्व शब्द के अंग्रेजी पर्याय पर्सनैलिटी का शाब्दिक व्यक्तित्व के बाह्य गुणों, बाह्य आचरण को इंगित यानी कि उसे पॉइंट आउट करता है, और पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ है नकाब, मुखौटा है। पर्सोना शब्द का अभिप्राय उस पहनावे और वेशभूषा से था, यानी कि जो भी आपकी वेशभूषा होती है जिसे पहनकर नाटक के पात्र रंगमंच पर किसी भी अन्य व्यक्ति का अभिनय करते थे। यानी कि रंगमंच बोल सकते हैं, लाइक जैसे इन लोगों के वहाँ पर मेला लगता है तो वहाँ पर नाटक होते हैं, तो उसे वहाँ जो डांस या जो भी आपको प्रस्तुत किया जाता है, कथा वगैरह या कहानी, उसको बोलते हैं रंगमंच, और वहाँ पर वो व्यक्ति किसी दूसरे इंसान की एक्टिंग करते थे, ठीक है। अतः पर्सनैलिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति के बाह्य दिखावे मात्र को इंगित करना। यानी कि पर्सनैलिटी का अर्थ सभी को पता है। पर्सनैलिटी का इश्यू होता है कि हम सब कहते हैं कि सामने वाले को देखकर उसकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा लेना, यानी कि व्यक्ति के बाह्य दिखावे को, यानी जो वो बाहर से दिखावा कर रहे हैं उसको पॉइंट आउट करने को ही हम पर्सनैलिटी कहते हैं। व्यक्तित्व से तात्पर्य है, ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ। व्यक्तित्व से तात्पर्य है शारीरिक गठन, रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत के ढंग तथा कार्य व्यवहार जैसे
विभिन्न गुणों के समायोजन से लगाया जाता है। ठीक है, अब अगर बात करूं मैं आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, तो ये है व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन निर्धारित करते हैं। ठीक है, आलपोर्ट द्वारा प्रस्तुत यह परिभाषा व्यक्तित्व के संबंध में 3 बातों की ओर संकेत करती है। यहाँ 3 पॉइंट्स हैं जो आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की डेफिनेशन के लिए पॉइंट आउट किए गए हैं। ठीक है, व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है। व्यक्ति के मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित रहते हैं व्यक्ति में। ठीक है, व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन से भी अभिलक्षित होता है। ये है आपके आलपोर्ट के अनुसार अगर डेफिनेशन पूछी जाए या आपसे कितने पॉइंट दिए गए ये पूछा जाए तो आपको इन तीनों पॉइंट्स के बारे में लिखना है। आई होप आप सभी को मेरी सारी वीडियो समझ में आ रही हैं। अब आते हैं दूसरे जो आपके राइटर हैं उनके बारे। आइजेनक के अनुसार क्या है व्यक्तित्व की डेफिनेशन? व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्र, प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शारीरिक गठन का करीब करीब एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, कहा है कि चरित्र यानी कि आपकी जो कैरेक्टर है, चित्र जैसा आपका दिखता हो, प्रकृति जैसा आपका नेचुरल या नेचर है, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब स्थायी एवं टिकाऊ संगठन ही आइजैक के अनुसार व्यक्तित्व की डेफिनेशन है। ठीक, सो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे व्यक्ति का विकास किस तरह होता है, वो सारे डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं। फर्स्टली बताएंगे कि व्यक्ति का विकास होता कैसे, समझिए। ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति के अर्थ एवं स्वरूप को स्पष्ट करने के उपरांत यह आवश्यक एवं तर्कसंगत प्रतीत होता है कि व्यक्ति के विकास एवं निर्धारण को समझा जाए। व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम तथा परिवेश 2 प्रधान तत्व होते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति बालक को जन्मजात शक्तियों प्रदान करती है, यानी कि जो गुण आपके पेरेंट्स से आप में आते हैं, तथा परिवेश उसे इन शक्तियों को विकसित करने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने के कुछ विशेष तत्वों का हाथ रहता है जिन्हें हम व्यक्तित्व के निर्धारक कहते हैं। यही तत्व मिलकर व्यक्तित्व को पूर्ण बनाने में सहयोग देते हैं। इन्हीं तत्वों के अनुरूप व्यक्ति का विकास होता है। संक्षेप में व्यक्तित्व के निर्धारण में 2 प्रमुख तत्व का योगदान होता है। नंबर 1 है आपका जैविक कारक और नंबर 2 है वातावरणीय। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्यक्तित्व के विकास में कौन से मुख्य 2 तत्व हैं, तो आपको जैविक कारक और वातावरणीय कारक के बारे में लिखना होगा। ठीक है, इन दोनों कारकों की परस्पर अंतर क्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति का विकास होता है। है आपका आदत। व्यक्ति अपने चिंतन के आधार पर कर्म करता है। व्यक्ति जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है, अर्थात लंबे समय तक किया जाने वाला कार्य आदत के रूप में स्थापित हो जाता है। यहाँ अगर आदत की बात की जाए तो आदत को अगर छोटे से वर्ड में बताएं कि आदत होती है कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं तो उस चीज़ की हमें क्या होती है, आदत हो जाती है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए। देन आप बात करते हैं स्वभाव, जिसे हम बोलते हैं आपका नेचर। कोई आदत जो जीवन का या मानव व्यक्ति का अंग बन जाता है तो हमारे स्वभाव के रूप में परिणित हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की बोली कर्कश व व्यवहार रूखा होता है तो कुछ की बोली मधुर व व्यवहार विनम्र होता है, यह उनका स्वभाव होता है। यानी कि जैसे हम बोल देते हैं, अगर छोटे वर्डों में बोल जाए कि आपका स्वभाव अच्छा नहीं है और उसका स्वभाव कितना अच्छा है, क्यों, हम उस स्वभाव को कैसे जानते हैं, जिस लहजे में वो आपसे बातें करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्वजागरूकता क्या है। ठीक है, संगठित व्यक्ति की प्रधान विशेषता स्वजागरूकता या आत्मचेतना है। इसी विशेषता के कारण मानव को अन्य प्राणियों में सर्वोच्च स्थान मिला है। स्वजागरूकता के कारण ही व्यक्ति को अपने स्वयं का ध्यान रखता है, यानी कि अपने आप का। इसी चेतना के कारण उसे समाज में अपनी स्थिति का ज्ञान होता है। आत्मचेतना या स्वजागरूकता इसे समाज के प्रति कर्तव्य पालन के लिए सजग करती है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को कोई इशू? अब थोड़ा सा अगर डिटेल बात करूँ, व्यक्ति विकास में वातावरण का क्या प्रभाव होता है वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपको मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी। व्यक्तित्व विकास में वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है वो आप देखिए। पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में हमारे जो एनवायरनमेंट है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में वातावरण का तात्पर्य व्यक्ति के आसपास चारों तरफ उपस्थित परिस्थितियों से है। पर्यावरण शब्द के संधि विच्छेद से भी स्पष्ट है। यह शब्द पर्यावरण से मिलकर बना है, यानी परि शब्द का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण शब्द का अर्थ है चारों ओर से ढकने वाला। ठीक है, अतः किसी भी व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वह उसका पर्यावरण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी बातें आ जाती हैं जो मानव के जीवन तथा उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। वातावरण का विस्तार ऐसे
होता है। सो फर्स्टली अगर मैं बात करूं कि व्यक्तित्व विकास में वातावरण के प्रभाव में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं। सो फर्स्ट है आपका परिवार होगा, पास पड़ोस या आस पड़ोस, विद्यालय आपका होगा, ठीक है, आर्थिक स्थिति होगा, समाज होगा, संस्कृति और जनसंचार माध्यम। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं कि व्यक्तित्व विकास में वातावरण का प्रभाव जो होता है वो इन्हीं चीज़ों के कारण हो। फर्स्टली आपके जो स्वभाव होता है या आपका जो व्यक्तित्व होता है वो परिवार के विभिन्न सदस्यों के व्यक्तित्व तथा उनकी परस्पर अंतरक्रिया का बालक के व्यक्तित्व पर जन्म से ही प्रभाव पड़ता है। छोटे से वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो बोलते हैं इंग्लिश हिंदी बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि इंग्लिश की फैमिली में जैसे लोग बातें करते हैं, ठीक है, हिंदी में बातें करते हैं तो हिंदी में बोलता है, इंग्लिश में बातें करते हैं इंग्लिश में, मैनर्स में बातें करते हैं, तो बच्चे पर किसका असर पड़ता है? फर्स्टली पड़ता है आपके परिवार का। फिर होता है पास पड़ोस। जैसे जैसे बालक का विकास होता है उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है तथा उनका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। यानी कि आस पड़ोस पर आप जैसी भी चीज़ें देखता है बच्चा वो उसकी पर्सनैलिटी या फिर बोले उसके व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव। आर्थिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति का भी बालक के व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी की कंडीशन, फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है तो बच्चे आजकल क्या सोचने लगे थे, हमारी फैमिली की अच्छी कंडीशन नहीं है या हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। कुछ बच्चे गलत चीज़ों में चले जाते हैं तो इन चीज़ों का भी बहुत असर पड़ता है। फिर आता है आपका विद्यालय। विद्यालय को व्यक्तित्व विकास का एक औपचारिक केंद्र माना जाता है। विद्यालय में बालक द्वारा प्राप्त शैक्षिक तथा अन्य अनुभव व्यक्ति के विकास में सार्थक भूमिका अदा करते हैं। बिल्कुल, विद्यालय में बालक शैक्षिक तथा अनुभव व्यक्तित्व यानी कि जो भी शैक्षिक यानी जो भी उसकी स्टडी रिलेटेड जो भी आप उसको मैनर्स या जो भी कहें आपके उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है स्कूल से ही स्टार्ट हो जाता है। विद्यालय में छात्र छात्राओं को अपना शैक्षिक, नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक और संवेगात्मक तथा मानसिक विकास करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। देन आता है जनसंचार माध्यम क्या होता है। वर्तमान समय में जनसंचार साधनों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि रेडियो, दूरदर्शन, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि संचार के साधन जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं। मानव व्यक्तित्व में इनके प्रभाव से अछूता नहीं है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि बच्चे टीवी देखकर, रेडियो देखकर चीज़ें सीखते थे। व्यक्तित्व की अब बात करते हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस सब्जेक्ट का है, यानी कि जो भी आपके इस टॉपिक का है, व्यक्तित्व के 5 बड़े सील गुण क्या होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी मैं आपको चीज़ें समझा रही हूँ वो कहीं का कॉपी पेस्ट नहीं है, मेरे खुद के ओन नोट्स हैं, खुद मैंने बुक्स डाउनलोड करी है, खुद उनको एडिट किया है। तो आप लोग बस जितना हो सके लाइक कर देना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिन्हें पीडीएफ की नोट्स की समझने की ज़रूरत है। सो आप सभी अच्छा काम करेंगे और वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे कि आप सभी को भी हेल्प मिले, मुझे भी हेल्प मिले। सो गाइस, सबसे पहले व्यक्तित्व के 5 बड़े सील गुण थोड़ा सा डिटेल में जाने। सील गुण से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करने वाली उन संज्ञाओं से है जो व्यवहार के संगत एवं अपेक्षाकृत स्थायी रूप को अभिव्यक्त करती हैं, जैसे ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ, सहयोग, परोपकार, सत्य बोलना आदि शील गुण है। स्पष्ट है कि शील गुण परस्पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये शील गुण भिन्न भिन्न मात्रा में व्यक्ति में विद्यमान होते हैं और इनके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। शील गुण उपागम के अंतर्गत शील गुण को व्यक्तित्व की मौलिक इकाई माना जाता है। शील गुण सिद्धांत वास्तव में व्यक्तित्व की उन महत्वपूर्ण विमाओं को प्रस्तुत करता है जो परस्पर स्वतंत्र है तथा जिनके आधार पर व्यक्ति के भेद के लिए किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी अगर डिटेल में बात करूँ कि ऐसे प्रमुख शोधकर्ता हैं जैसे कि कोस्टा एवं मैकक्रके, होगान, नोलर, कोमरे एवं इन शोधकर्ताओं के बीच इस बात की सहमति है कि व्यक्तित्व के निम्नलिखित 5 प्रमुख गुण हैं। यानी कि इन सारे जो भी आपके राइटर्स हैं इन्होंने अब इन सारे गुणों की गुणवत्ता की है और आप सभी के सामने प्रेजेंट किए। फर्स्ट है आपका अनुभूति का खुलापन। इस विमा में कभी कभी व्यक्ति एक तरफ काफ़ी संवेदनशील, काल्पनिक, बौद्धिक, सभ्य एवं शिष्ट आदि व्यवहार से संबंधित शील गुण दिखाता है तो दूसरी तरफ काफ़ी असंवेदनशील, रूखा, संकीर्ण, असभ्य एवं अशिष्ट व्यवहारों से संबंधित शील गुण भी दिखाता है। यानी कि यहाँ पर दोनों टाइप के आपको गुण देखने के लिए मिलते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। अब बात करते हैं चैतन्यता क्या होती है। इस विमा के अंतर्गत एक परिस्थिति में व्यक्ति आत्म अनुशासित, उत्तरदायी, सावधान एवं काफ़ी सोच विचार कर व्यवहार करने के संबंध शील गुण दिखाता है। दूसरी तरफ
परिस्थिति में वही बिना सोचे समझे असाधनी पूर्वक कमजोर आधे मन से व्यवहार करने में संदर्भशील गुण दिखाता है। यानी कि यहाँ इस जो गुण आपको दिखाए गए, इसमें दोनों पार्ट दिखाए गए, तो आपको अच्छे से समझने में कोई इशू नहीं होगा। फिर आता है आपका बहिर्मूर्खता क्या होता है। व्यक्तित्व की इन विवाह के अंतर्गत एक परिस्थिति में व्यक्ति सामाजिक, मजाकिया, स्नेहपूर्ण, वातुनी आदि शील गुण दिखाता है। दूसरी परिस्थिति में संयमी, गंभीर, रूखापन, शांत, सचेत रहने का आदि का शील गुण भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका क्या होता है सहमति जन्यता। इस विमा के अनुसार परिस्थिति में व्यक्ति सहयोगी, दूसरों पर विश्वास करने वाला, उदार, सीधा साधा, उत्तम प्रकृति आदि में संबंधित व्यवहार दिखाता है। दूसरी तरफ वह असहयोगी, संकालू, चिड़चिड़ा, जिद्दी, बेरहम आदि बनकर विचार करता है। देन गाइस लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, स्नायु विकृति क्या होता है। ठीक है, इस विमा में व्यक्ति एक और कभी भी सांवेगिक रूप से काफी शांत, संतुलित, रोगभ्रमी विचारों से अपने आप को मुक्त पाता है, और दूसरी तरफ वह कभी कभी अपने आप को सांवेगिक रूप से काफी उत्तेजित, असंतुलित तथा रोगभ्रमी विचारों से घिरा हुआ पाता है। व्यक्तित्व के उच्च 5 बड़े गुणसूत्रों के प्रकारों पर गोल्डबर्ग ने एक सामान्य परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार किसी भी संस्कृति के व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या इन 5 बड़े गुणों, शील गुणों के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ आपके 5 गुणों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, आपको समझा दिया। अब बात करते हैं आपकी व्यक्तित्व की सामाजिक और शांति क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके जीवन का प्रारंभ समाज से ही होता है। जीवन पर्याप्त समाज में ही रहकर वह अपने जीवन की विभिन्न गतिविधियों को संपादित करता है। ऐसी स्थिति में मानव समाज से सदस्यों में परस्पर सहयोग तथा अंतरक्रिया का होना स्वाभाविक है। समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच परस्पर होने वाली सामाजिक अंतरक्रिया के निम्नलिखित 5 आधार हो सकते हैं: सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, व्यवस्था और आत्मीकरण। ठीक है, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, व्यवस्था, आत्मीकरण वस्तुतः सामाजिक अंतरक्रिया के सकारात्मक आधार हैं, जिससे समूह का सामाजिक विकास हो सकता है। इसके विपरीत संघर्ष एक नकारात्मक आधार है, जिसके परिणाम विघटनात्मक भी हो सकते हैं। वास्तव में वर्तमान समाज में व्याप्त असंतोष तथा हिंसा के भाव को देखते हुए शांति शिक्षा को विद्यालय पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए इसमें सामाजिक न्याय, सहिष्णुता, मानवीय गरिमा, सांस्कृतिक विविधता जैसे विषयों को शामिल करने की सिफारिश की जा रही है। और आज औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत हम भावनात्मक की अनदेखी, व्यक्तित्व के भाव पक्ष की उपेक्षा तथा संज्ञानात्मक पक्ष पर विशेष बल देते। सो गाइस आज का चैप्टर हमारा खत्म होता है, क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो यूजफुल हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।